हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के तीन टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों टेंसों को मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें हम पहचान की बात करेंगे कि कब पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यदि प्यारे बच्चों सिंपल टेंस साधारण वाक्य और इज एम आर आ गया, इज एम आर दिख गया सेंटेंस में, जैसे इंग्लिश का भी सेंटेंस है, आई एम टीचिंग, आई एम वेटिंग, आई एम बाथिंग, आई एम ईटिंग, यानी मैं खा रहा हूँ। आई एम, कुछ भी एम हो जाए, इज हो जाए, आर हो जाए, इज एम आर, ठीक है। जैसे ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, सी इज ईटिंग, दे आर टीचिंग, वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग, समझ रहे हैं। सरला इज सिंगिंग, सरला इज सिंगिंग, सरला इज सिंगिंग। तो इज एम आर क्या दिखाई दे जाए, इज एम आर या एम इज आर। तीन ऐसे वर्ड दिखें तो आप समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। हाँ, इसमें बीन वगैरह ना लगा रहे, हैव बीन, हैज बीन वगैरह, ऐसा ना होना चाहिए। नहीं तो भाई हैज बीन, हैव बीन ऐसा भी लग गया तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन। आप सिंपल समझना, कभी भी जैसे ट्रांसलेट में आता है चेंज टू नेगेटिव, चेंज टू इंट्रोगेटिव, चेंज टू पैसिव वॉइस, तो पहले आपको ये पहचानना होगा ना कि भाई कब पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो उस सेंटेंस में इज एम आर होगा, इज एम आर, तीन में से कोई एक है तो समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसके बाद आप हिंदी कैसे पहचानोगे कि कोई टेंस है, कैसे पहचानोगे कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हिंदी में। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में है, मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब ये कंटिन्यू है, यानी चल रहा है, अभी काम कर ही रहा हूं, तो ये कंटिन्यू बता रहा है, मतलब ये अपूर्ण है, इसलिए इसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका हिंदी हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। कंटिन्यू मतलब कोई काम चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। यदि पूर्ण होता तो हम परफेक्ट बोल देते, यहां पर अपूर्ण है इसलिए बोला कि कंटिन्यू हो रहा है भाई, कंटिन्यू, तो कंटिन्यूअस बोल दिया गया, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे हम कह रहे हैं राम खेल रहा है, तो खेल रहा है तो खेल कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अभी वो खेल ही रहा है ना, तो बैठा है वो, है ना, तो इसलिए अपूर्ण है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाया। हम गा रहे हैं, हम बी आर सिंगिंग, बी के साथ क्या लगता है भाई साहब, आर लगता है, बी यू दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं, तो हम गा रहे हैं, अभी गाकर कंप्लीट तो नहीं कर पाए, इसलिए कंटिन्यूअस। ओके, तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। इसमें हमने आपको बता ही दिया कि हेल्पिंग वर्ब तीन लगते हैं, वो कौन कौन से, इज एम और आर, इज एम और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इज एम आर। इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, जैसे ही सीट, कोई नाम आ गया है ना, जैसे सीता, गीता, रोहन, सोहन, राधा मोहन, है ना, शिव, पार्वती, राम, है ना, कृष्ण जी, जो भी नाम आ जाए, एक सिंगुलर नंबर, एक वचन करता, तो वहां पर हम इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग केवल आई के साथ, सिंगल है, जहां भी आई दिख जाए वहां एम लगाएंगे। इसके बाद आपका आर का प्रयोग रहेगा बी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ, यानी यहां पर आप देखो एम का प्रयोग आई के साथ, एक सिंपल है एम, ए एम, स्मॉल ए एम रहता है, एम का प्रयोग आई के साथ, इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, आर का प्रयोग आई को छोड़कर बहुवचन कर्ता, बी यू दे या बहुवचन कर्ता के साथ, प्लूरल नंबर के साथ। इस टेंस में, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इस टेंस में सभी फॉर्म में, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, हम सभी प्रकार के सेंटेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, इतना आपको तैयार रखना है, नोट में लिखना है आपको कि इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है और साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो अफर्मेटिव होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव होगा। तो चलिए चलते हैं फार्मूले पर। क्लियर हो गया, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, इज एम आर का प्रयोग हुआ, इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ,
आई के साथ एम का प्रयोग, और बहुवचन करता यू आर दे, है ना, बी यू दे, बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। सारे सेंटेंस में चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सभी में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। और बच्चा लोग यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का फार्मूला लिखते हैं। अफर्मेटिव मतलब साधारण भाग। तो AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब आपका कौन सा वाक्य हो गया? साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। तो फार्मूला तैयार करना है। क्या फार्मूला? FORMULA। चलो बच्चे लोग फार्मूला तैयार करो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपका लगता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर। इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब तो लगना ही लगना है। इसके बाद आपका रहेगा वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग कंपलसरी है। फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर यदि अदर वर्ड है कोई तो अदर वर्ड, और इसके बाद फुल स्टॉप। ये लो भाई साहब, अफर्मेटिव सेंटेंस का बन गया फार्मूला। अब सर निगेटिव का यदि अफर्मेटिव है तो निगेटिव तो बहुत आसान है, क्योंकि निगेटिव हम क्या करते हैं, बस जहां भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद नॉट जोड़ देते हैं। तो अब जो हमारा अगला आने वाला है तो निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं। नकारात्मक मतलब जहां पे काम ना होने की बोध हो रही हो, जहां पे काम ना होने की बोध हो रही हो। तो भाई फार्मूला तैयार करो। फार्मूला में क्या करना है, जब भी निगेटिव सेंटेंस की बात आएगी तो नॉट जोड़ा जाएगा। तो अपन को सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहने दो। हेल्पिंग वर्ब जो भी है इज, एम, आर, इसको रहने दो। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको जोड़ना है नॉट। बाकी सेम प्रोसेस है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रहने दो, इसके साथ आईएनजी लगेगा, सही बात है। फिर आपका लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहने दो। इसके बाद यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगेगा, इसके बाद फुल स्टॉप। ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद आपका आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब आपका प्रश्नवाचक। अब देखो जरा, प्रश्नवाचक में क्या करेंगे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, रटना नहीं है। देखो फार्मूला तैयार कर रहे हैं। क्या फार्मूला? जिस प्रकार से आपने देखा था कि हमने भाई साहब स्टार्टिंग में क्या किया था, कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब जो प्रश्न पूछेंगे तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसे सामने लाना है। जैसे इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब को कहां लाएंगे? सामने लाएंगे। तो लिख लो भाई साहब, इज, एम, आर। इज, एम, आर को पहले ले आओ, फिर आप सब्जेक्ट को बाद में कर दो, फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आईएनजी तो आईएनजी, बाद में आपको ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट कर दो बच्चा लोग। आपका अदर वर्ड यदि कोई है तो अदर वर्ड, और यदि आप भाई प्रश्नवाचक पढ़ रहे हो यानी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। एक कंडीशन और आता है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल मैं देता हूं, क्या वह जा रहा है। क्या वह जा रहा है, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसा लिख दूं, वह कहां जा रहा है। वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है। अब इसमें दोनों प्रश्न पूछ रहा है भाई, वह क्या वह जा रहा है, और एक में बोल रहा है वह कहां जा रहा है। अब देखो जरा, यहां पे जो WH वर्ड है वो सामने है, उसके लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब WH वर्ड
सेंटेंस के बीच में हो जाए, वाक्य के बीच में हो जाए, WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक जो आपका शब्द है वो वाक्य के बीच में हो जाए, उसके लिए हम फार्मूला चेंज कर देंगे। उसके लिए कौन सा फार्मूला हो जाएगा सर? बड़ी दिक्कत हो गई, कैसे याद होगा? उसके लिए फार्मूला आपको ऐसा करना है कि हमको पहले WH वर्ड लिखना है, जो भी आपका WH वर्ड होगा, यानी जैसे कहां तो वेयर हो जाएगा, तो WH वर्ड। इसके बाद आपका इज एम आर रहेगा, क्या? इज एम आर रहेगा। फिर आपका यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दो, है ना। फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, ING है तो ING लगा दो। इसके बाद आपका आएगा क्या? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो लगाना ही है। अदर वर्ड आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। ये चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भाई साहब। दोनों फार्मूलों में क्या डिफरेंस है? जब यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, तो फिर हमको क्या है? इज एम आर से स्टार्ट करना है। लेकिन वही जो प्रश्नवाचक शब्द है वो यदि वाक्य के बीच में आ जाए तो फिर उस प्रश्नवाचक शब्द का मीनिंग जो है पहले लिखना पड़ेगा आपको, इसके बाद इज एम आर। कुछ भी नहीं है, सेम है, बस WH वर्ड हमने जोड़ दिया। यदि प्रश्नवाचक जो शब्द है, कहां जो शब्द है, यदि वाक्य के बीच में आ गया, वाक्य के बीच में आ गया, तो फिर उसका मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा और उसको हम प्रारंभ में लिखेंगे। ये चीज क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करेंगे, जैसे वाक्य में आ जाए प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक, दोनों एक साथ आ जाए, प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी हो जाए, मतलब इंट्रोगेटिव भी आ जाए, INTE RRO GATI भी इंट्रोगेटिव भी आ जाए, NEGATI भी निगेटिव भी आ जाए, यानी प्रश्नवाचक भी आ जाए और नकारात्मक भी आ जाए, दोनों चीज हो। इस स्थिति में क्या करेंगे? इस स्थिति में कौन सा फार्मूला लगाएंगे सर, ये बताइए। तो फार्मूला लगाना है, देखिए जरा, प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक, तो पहला आपका जो फार्मूला बन रहा है, प्रश्नवाचक है इसलिए हमको पहले तो लगाना पड़ेगा क्या? हेल्पिंग वर्ब। और यदि भाई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो भूलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो क्रिया है वो सब्जेक्ट के कारण। अब निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर दो, क्योंकि वर्ब के पहले ही हमेशा, जब भी नॉट का प्रयोग होगा वर्ब के पहले ही होगा। किसी भी सेंटेंस की बात करेंगे, किसी भी टेंस की बात करें, जब भी नॉट लगेगा तो वर्ब के पहले ही लगेगा, ठीक है। बाकी सब सेम है, देख लो जरा। ऑब्जेक्ट तो लास्ट में ही लगता है, अदर वर्ड है तो ठीक है, प्रश्नवाचक भी लगा दो, क्योंकि प्रश्न भी पूछा जा रहा है। इसको हम दूसरा रूप दे सकते हैं, जैसे यदि हम कह दें कि इज को नॉट जोड़कर, यदि यहां पे नॉट ना लिखना चाहे, यहां पे नॉट लिखना चाहे, तो फिर हम या तो इज नॉट ऐसा कर सकते हैं, इज करके एन करके टी कर दो, इज नॉट। एम के साथ नहीं होगा, यदि आर नॉट तो ARE और एन करके ऐसा नॉट कर दो, और फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आप ING प्रयोग कर दो, बाकी ऑब्जेक्ट तो है ही है, और यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, बाकी क्वेश्चन मार्क्स हो गया। ये हो गया भाई साहब हमारा पूरा का पूरा फार्मूला तैयार सेपरेट रूप से। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और मजा आने वाला है अब, क्योंकि अब हम करेंगे एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल है मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या मिस में आई के साथ क्या लगना है सर? आई के साथ तो हमने बताया था अभी आपको कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, तो आई। निगेटिव इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो आई एम। क्या मिस पढ़ाना? टीच, TEACH, और क्रिया के साथ हम लगाते हैं क्या? ING। अब देखो जरा, ऑब्जेक्ट है नहीं है तो आप फुल स्टॉप लगा दो। और यदि मैं कह देता मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट होता, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि मैं कह देता कि हम बाजार जा रहे हैं,
हम बाजार जा रहे हैं। देखो क्या मीन्स हम, बताओ जरा, क्या मीन्स हम, तो बी मतलब हम, बी मतलब हम, बी हम जा रहे हैं। अब बी के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, एक वचनकर्ता के साथ ही सी इट के साथ इज, तो बी यू दे के साथ आर का प्रयोग होगा, तो बी आर। क्या मीन्स जाना, गो, तो गो आईएनजी गोइंग। अब देखो ऑब्जेक्ट है क्या, जी हां मार्केट, तो मार्केट कर दिया, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं या हम बाजार जा रहे हैं, मैं तो आई लगता, फिर एम का प्रयोग होता। समझ रहे हो। बच्चे शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइस। बच्चे शोर मचा रहे हैं, लिखो जरा, बच्चे शोर मचा रहे हैं। अगला नंबर आपको लिखना है, बच्चे किसके बच्चे हैं हमको नहीं पता, शोर मचा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। बताओ, बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, तो द चिल्ड्रन, CHILDREN, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, चिल्ड्रन बहुत सारे हो गए तो आर लग गया, मेक नहीं करना भाई साहब, तो मेकिंग हो गया, ING जुड़ गया, ए नॉइस, कौन शोर मचा रहे हैं, बच्चे, कौन मचा रहे हैं, तो बच्चे मचा रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा निगेटिव का देख लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल निगेटिव का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्षा नहीं हो रही है, या आप ऐसा लिख लो, हम नहीं गा रहे हैं, हम नहीं गा रहे हैं। देखो जरा, क्या मीन्स बी, अब बी के साथ लगेगा आर, और निगेटिव है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाओ। जब भी निगेटिव आ जाए, नकारात्मक वाक्य आ जाए, तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रश्नवाचक और नकारात्मक की बात नहीं, केवल नकारात्मक वाक्य, तो हम नहीं गा रहे, तो बी आर नॉट, क्या मिस गाना, सिंग, SING, लेकिन ING लग जाएगा तो आई एम नॉट सिंगिंग, हम नहीं गा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगला नंबर है, वे कब आ रहे हैं। देखो जरा, वे कब आ रहे हैं। अब यहां पर देखो, वे कब आ रहे हैं, कब जो शब्द है, यानी जो व्हेन शब्द है वो बीच में, इसलिए इसको पहले लिखेंगे, व्हेन। वे कब आ रहे हैं, व्हेन शब्द पहले लिख लिए। अब दे मीन्स वे, और दे के साथ आर लगता है, तो व्हेन आर दे, व्हेन आर दे, क्या मीन्स आना, कम, COMEING। तो यहां पर आई बस होगा प्यारे बच्चों, ई नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन आर दे कमिंग। चीजें क्लियर है, एग्जाम्पल भी आपसे क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि कैसे हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। लिख दें, क्या तुम लिख रहे हो। अगला एग्जाम्पल में यदि आपसे कह दूं, क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, लिख रहे हो। देखो जरा, अब जो क्या वर्ड है, ये प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्नवाचक था, ये भी प्रश्नवाचक, ये पहले है, तो फिर हम इसके लिए क्या का यानी व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। WH वर्ड तभी लगाना है जब बीच में हो, तो यहां जो क्या शब्द है पहले है। तो देखो जरा, तुम यानी यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ आर, यू, ठीक है, आर लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, आर यू। लिखना, क्या मीन्स लिखना, राइट, तो राइटिंग हो जाएगा, WRITING, आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो। इस प्रकार से सिंपल तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बहुत कठिन आपके सिलेबस में ट्रांसलेशन नहीं आता, आप किसी भी क्लास में हो, सिंपल आता है भाई, सिंपल। तो आप रूल्स समझो, रूल्स, और क्रम क्रम से हम सभी रूल्स को समझाएंगे
इंग्लिश ग्रामर का। तो आप लोग यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।